ओके, वेलकम यू ऑल टू दिस मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 19। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर अपन ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के, रिजिड बॉडीज़ के अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे आपको। तो एक छोटा सा क्विक रिविजन दे देता हूँ। और आज हम बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, वो भी मैं इनके साथ साथ आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर मोस्ट मान के अपन 3 लेक्चर के अंदर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अधिकतर सवाल कर लेंगे। और थोड़े से इसमें टीएफआर और जेस्ट के भी सवाल हैं, बट मैं उनको मेंशन नहीं करूंगा, बस मैं एज ए प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट अपन सीखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, फटाफट से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अपन चलते हैं फटाफट से फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमने स्टार्ट किया था किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, है ना। रिजिड बॉडी के अंदर अपन ने पढ़ा था क्या क्या होता है रिजिड बॉडी के अंदर, याद है सभी को? हमारी फर्स्ट स्लाइड ये रही, ठीक है। रिजिड बॉडी के अंदर अपन ने पढ़ा था पहली चीज क्या होती है, रिजिड बॉडी होती क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो फिक्स रहना चाहिए। इन दैट केस अपन उस बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन 2 चीजें पढ़ते हैं, इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कब आती है? जब आपका मोशन कैसा हो, ट्रांसलेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आती है? एक एंटिटी जो कब आती है? जब आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, क्या होता है? आई से इसको डिनोट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्क्रीट के लिए समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, कंटिन्यूअस के लिए डी एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज करते हुए अपन ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो एक सवाल किया था सबसे पहले डिस्क्रीट वाला, उसके बाद अपन ने इस सवाल को किया था जिसके अंदर एक स्क्वायर शेप बना हुआ है, इसके ऊपर 4 जगहों के चारों कॉर्नर के ऊपर आपके पास 4 मासेज हैं, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस डायगोनल के पैरेलल है। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अगर अपन इसको घुमाएं तो उस केस के अंदर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस रिजिड बॉडी का, तो वो हमने कैलकुलेट करना सीखा था। इसी का एक और दूसरा केस मैंने किया था कि अगर इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू द कॉर्नर, इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अपन ने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने बातें करी थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या, कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए अपन कैसे करते हैं? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम वाला फॉर्मूला यूज करके अपन कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए करते हैं। और एक सवाल मैंने करवाया था आपको किसका, स्फेयर का। अच्छा, ये इलेप्टिकल वाला, इसको भी अपन देखेंगे। इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत आ रही थी क्या आप लोगों को? किसी का मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें देखा था कि क्या नहीं आएगा इसमें, बी स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसा कुछ। देखते हैं अभी इसको। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर निकाला था, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, तो वो वाला आपको बता दिया तरीका। फिर मैंने आपको बोला था कि आप इसी का ही एक और सेकेंडरी केस करना जिसके अंदर इसकी जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, वो वेरी कर रही है विद रेडियस आर, ठीक है। वो वाला केस आपको होमवर्क के लिए दिया था मैंने। ओके, तो एक बार वापस से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस क्या क्या था? सर्कुलर रिंग है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो उसका आधा, एन्युलर रिंग है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, होलो सिलेंडर है तो जो आपका सर्कुलर रिंग का होता है वही आपका होलो सिलेंडर का होता है, जो आपका सर्कुलर डिस्क का होता है वही आपका सॉलिड सिलेंडर का होता है। मतलब कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2 अबाउट सेंटर, ठीक है। इस वाले के सर्कुलर पार्ट के सेंटर के अबाउट, ठीक है। ये सारे आप देख ही चुके हैं। ये आपका होलोस्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर। मैंने एक तरीका भी बताया था कि होलो के और सॉलिड के अंदर कंफ्यूजन ना हो, उसके बचने के लिए क्या करना है। देखो, होलो के अंदर मास का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? सरफेस के ऊपर है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मास मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, दैट इज आर। इस वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेरेटिवली ज्यादा होना चाहिए किसके? सॉलिड के। तो 2/3 किसकी तरफ जाएगा? होलो की तरफ, और 2/5 किसकी तरफ जाएगा? सॉलिड की तरफ, ठीक है। और इलेप्टिकल के लिए कितना होगा? अगर आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो एम ए स्क्वायर बाई 4, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो एम बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। डन है। और रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए निकाल लिया था अपन ने, और क्यूब के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम हो गया था, ये सारी बातें हो चुकी थी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन ने पढ़ी थी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और इसी के पैरेलल किसी भी एक्सिस के ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, इन दैट केस आप क्या करते हैं? पूरे सिस्टम का मास इनटू वहां से वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी, उसका स्क्वायर उसमें ऐड कर दो, किसमें? सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो आपके पास क्या आ जाएगा? उस किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। फिर हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। व्हाट इट सेज कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडी अबाउट इट्स पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस इज सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरेलल एक्सिस, जो कि क्या है? प्लेनर के अंदर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये जेड है,
तो अगर आपको आई एक्स आई वाई पता है तो आप इन दोनों का सम करोगे तो वो आपके पास क्या देगा, आई जेड देगा। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका यूज करके मैंने एक एग्जांपल भी दिया था किस तरीके से इसका यूज करेंगे अपन। सो लेट्स से अगर आपको क्या दे दिया, रिंग दे दी। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है किसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आपसे पूछ लिया कि सर डायमीटर के अबाउट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है तो आप क्या करो, इसके अंदर एक्स और वाई प्लेन बनाओ। तो जो एक्स के अबाउट होगा वही वाई के अबाउट होगा। सो अगर ये आई एक्स और ये आई वाई है तो आई वाई एक्स के बराबर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल किसके होगा, आई जेड के। दैट मीन 2ix इक्वल्स टू आई जेड कितना, एम आर स्क्वायर। सो आई एक्स कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। कंप्लीटली क्या हो गया, ये हाफ हो गया। अगर डिस्क होता तो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाता। और सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ये दोनों सिमेट्रिक है तो आप आई एक्स निकालो, आई वाई निकालो, आई जेड निकालो, वो तीनों सेम ही होंगे। और बस यही थे। ठीक है, चलिए ये वाली बात हो गई थी। फिर अपन ने टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या है, टर्निंग एक्शन है किसी भी बॉडी का, किसकी वजह से, किसी फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और टॉर्क होता क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और बात सुनिए, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर क्रॉस पी। अगर वेक्टर की बात करें, आर क्रॉस पी इसका फॉर्मूला होता है। इसके लिए जब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, अगर ये रोटेशन मोशन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, आई ओमेगा। और अगर ये ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा, एम आर सी ओ एम क्रॉस वी सी ओ एम। ये पढ़ेंगे अपन, ये वाला जो फॉर्मूला है वो अपन थोड़ा सा आगे आने वाले सेशन के अंदर पढ़ेंगे। कहाँ मिट गया ये, दिस फॉर्मूला वी विल प्रूफ इट इन आवर नेक्स्ट सेक्शन। फिलहाल के लिए अपने को यहाँ तक की जरूरत है। ये किसके लिए है, जब आपका ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। इन दैट केस आपके लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकालता है। बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अब कुछ सवालों के ऊपर चलते हैं और हमारे कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये सब अपन पढ़ चुके थे। चलिए ये सवाल मैंने होमवर्क के दिया था आपको, ट्राई किया आपने। चलिए आंसर चेक कीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है बी डिस्क के अबाउट, किसका, पूरे सिस्टम का। तो अगर इसको अपन ने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो पहली चीज, बी डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई बी। डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। अब इस आई ए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल डिस्क है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का मास सेम है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। बट ए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए एक्सिस के अबाउट है, मुझे किसके अबाउट चाहिए, बी एक्सिस के अबाउट। तो मुझे इस एक्सिस को शिफ्ट करना है बी के ऊपर। तो शिफ्ट करने के लिए मैं कौन सी एक्सिस का थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम। सो आई ऑफ बी, सॉरी आई ऑफ ए एट बी वुड बी आई ऑफ ए प्लस एम डी स्क्वायर। सो वो कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम डी कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, आर आर, टोटल 2r। सॉल्व करा, 4 दूना 8 और एक 9 एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई किसकी, ए डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी एक्सिस। उसके अलावा वहां पे ऑलरेडी कौन है, बी, तो दोनों का सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा। सो आई टोटल वुड बी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 बाई 2 एम आर स्क्वायर। कितना हो गया टोटल, 5 एम आर स्क्वायर। डन है जी। तो इस तरीके से आपको इस सॉल्व करना था। यहाँ पे एम की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर, ये सवाल आपको दिया था, क्या बोल रहा है, कंसिडर ए डिस्क विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस अबाउट पॉइंट ओ। इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे एक आपके डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक रोप जा रही है और वो रोप क्या है, इधर से मूव करती हुई एक एम मास के साथ जुड़ी हुई है। अब आपसे क्या पूछा है, ये क्या है, फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है,
तो होगा क्या, जब ये मास m नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो आपकी डिस्क है वो रोटेट करेगी, और आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फ्रिक्शन इस तरीके से कि ये स्लिप नहीं हो रही इसके ऊपर। ठीक है सर। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास m। तो m मास की बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखना यहाँ पे दो चीजें काम कर रही है। पहली, आपका m मास नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दूसरी चीज आपकी डिस्क भी रोटेट कर रही है। सो एनर्जी दो चीजों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। पहली किसके अंदर, मास की एनर्जी, दूसरी किसकी, इसके रोटेशन की एनर्जी। ठीक है, तो आपको दोनों का टेक केयर करना है। कैसे करेंगे सर, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दोनों के लिए। तो आपने m मास के लिए बनाया, सो m मास के ऊपर इस रॉप की वजह से क्या एक टेंशन T ऊपर लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा mg, और ये a एक्सेलरेशन के साथ मान लीजिए नीचे जा रहा है। तो इसके लिए अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, mg माइनस टी इक्वल टू ma। क्या सही बात है? अच्छा, यहाँ पे अगर दोनों का मास अपन ने सेम माना है क्या, देख लेते हैं एक बार। कंसिडर डिस्क विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस अबाउट पॉइंट O, a string wound around the disk and it's free and is attached with the body of mass m. Find the acceleration of the body of mass m. So let's say अगर डिस्क का मास भी अपन m मान लेते हैं, let's say, या फिर कैपिटल m मान लेते हैं। ठीक है, सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेंशन की वजह से, इस टी की वजह से ये आपकी जो डिस्क है वो भी मूव करेगी। सो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक टर्निंग एक्शन हो रहा है। टर्निंग एक्शन होता है तो वो क्या लगाता है, टॉर्क लगाता है। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, आर क्रॉस एफ। सो यहां से अगर मैं बैठा हूं तो यहां से आर इधर, एफ इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। सो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी आर इंटू टी। ये किसके इक्वल होता है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो आई अल्फा के। सो आई अल्फा। अच्छा, इसी पॉइंट के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 सर। देखिए ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रैक्टिस बहुत करनी है ताकि वो रट जाए आपके। mr²/2 अल्फा, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस एंगुलर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ एक रिलेशन होता है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू a टेंजेंशियल अपॉन में r। ठीक है, इसका प्रूफ आपको बताएंगे अगली क्लास के अंदर जब अपन एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे होंगे ना उस केस में। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी रख देंगे, a अपॉन में r, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्या रोप का जो एक्सेलरेशन होगा वही वहां का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये पॉइंट जिस एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है, क्या यहाँ वाला पॉइंट भी उसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है, क्योंकि रोप टूट नहीं रही है, रोप ना इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, सो यहां से अपन जब वैल्यू पुट करेंगे, सो आर टी इक्वल्स टू एम, आर से आर कैंसल, आर से आर कैंसल, कितना बचा, इस आर को भी उड़ा दो, एम ए बाई 2। इक्वेशन नंबर 2। क्या डन है, यहां तक की बात क्लियर है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो टी की वैल्यू आ गई अपने पास ma/2, हाँ सर, और यहाँ पे mg माइनस टी बराबर किसके आ गया, ma के आ गया। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। सो mg माइनस टी इक्वल टू ma और ma/2 बराबर किसके है, टी के। इस टी को वैल्यू को यहाँ पुट करो। सो mg इक्वल्स टू क्या हो गया, ma प्लस ma/2 यानी 3ma/2। क्या m से m को उड़ा दूं, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2g/3। सो ये किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा m मास, 2g/3 एक्सेलरेशन के साथ। डन है, क्या पॉइंट समझ में आए, किस तरीके से अपन बड़े सवाल को आगे करते करते कैसे कैसे अपन ने डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, समझ में आ गई सारी बात। बढ़े आगे और एक और अच्छा सवाल करते हैं, चलिए देखिए क्या पूछा आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, height h and radius r about an axis passing through its center of mass perpendicular to its symmetry of axis। तो ये मैं आपको उस टाइम पे भी आपने देखा होगा उसके अंदर जहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे भी ये केस कंसिडर किया था, बट मैंने डायरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक सवाल के थ्रू इसको समझाना चाह रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ये होलो सिलेंडर है, सो होलो सिलेंडर के लिए कितना था, mr²/12 mr²/2, और सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना था, ml²/12 mr²/4। ये आया कैसे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल के थ्रू करना थोड़ा अच्छा रहता है तरीका।
देखिए इसको आप दो तरीके से देखिएगा। क्या क्या ये मेरे लिए, अगर मैं इसको पार्टीशन करूं, बहुत सारे पार्टीशन करूं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, इसके मैंने बहुत सारे पीसेस कर दिए, तो पीसेस कर दिए तो हर एक पीस क्या दिख रहा होगा मेरे को? क्या हर एक पीस एक छोटी सी डिस्क दिख रही होगी? हाँ सर। और इस डिस्क का अगर मास में डीएम मान लूं या फिर कुछ भी मान लूं, एम मास मान लूं, तो इस डिस्क का मास अगर एम है तो मुझे बताइए अगर इसका मास डीएम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? डायमीटर के अलोंग क्या होगा? तो सर अगर आप इसके पासिंग थ्रू एक्सिस के पूछे मुझे, तो वो तो मुझे याद है, दैट इज mr²/2। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मुझे पता है कि इसका एक्स वाई प्लेन वाला जो होता है वो इसका आधा होता है, मतलब डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी mr²/4। आया ना? तो डायमीटर के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mr²/4। अब ये पूरी चीज मैं दो पार्ट में इसको मान सकता हूं। पहली क्या? डिस्क, और दूसरी क्या? एक रोड। क्या इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या मेरे पास यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²/4। और इसी सेंटर के अबाउट इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml²/12। तो दोनों का सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस पूरी रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr²/4 प्लस ml²/12। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर डूइंग सच टाइप ऑफ रिजिड बॉडी एनालिसिस। ठीक है, तो जेम के अंदर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो फटाफट से देखा, आगे बढ़ो। डन है? बाकी आप छोटे छोटे पीसेस करके भी इसको इंटीग्रेट करके भी करेंगे तो भी सेम ही आएगा, ट्राई कीजिएगा। बट मैं ये तरीका आप फॉलो करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये थोड़ा आसान है। एनालॉजी ली, एनालॉजी से फटाफट कर दिया। तो इसी तरीके से आप होलो के लिए भी निकाल सकते हो। तो मान लो अगर ये होलो है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? फिर mr²/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? mr²। उसके डायमीटर के अलोंग कितना होता है? mr²/2। इसको और इस रोड को दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके अबाउट अपन सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो दैट वुड बी mr²/2 प्लस ml²/12। दिस इज फॉर होलो सिलेंडर एंड दिस इज फॉर सॉलिड सिलेंडर। डन है? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है? ए फिजिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर पाइवटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट इसको पाइवट कर रखा है अपन ने। वैसे ये क्वेश्चन आपका एसएचएम का है, बट क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम आ रहा है तो मैं सोचा कि चलो आपको बता देते हैं इसके बारे में। ओके, क्या है फिर बाद में? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज mr²/2 प्लस ml²/12 ml²/4। तो देखो कैसे करते हैं इसको, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको थोड़ा सा एनालॉजी बताता हूँ पहले नॉर्मल सिंपल पेंडुलम का। तो अगर मान लीजिए ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी मीन एक्सिस है और यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है एम मास का। ठीक है, सो इस एम मास के ऑब्जेक्ट की वजह से नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, है ना? और यहाँ से अगर मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है और ये एक्सिस एल है, ठीक है, ये एक्सिस एल है और यहाँ से एंगल थीटा है। सो इस एम जी फोर्स की वजह से क्या ये चीज रोटेट करेगी? इस एक्सिस के अबाउट देखूं तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। सो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा इसके लिए? एम जी इंटू एल साइन थीटा। तो आर क्रॉस एफ है, सो आर की वैल्यू कितनी? एल इंटू एम जी इंटू एंगल कितना? साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा? टॉर्क बराबर क्या होता है? आई एल्फा, और एल्फा क्या होता है? d2θ/dt², है ना? सो यहां से मेरे पास d2θ/dt² कितना आ गया? ये आ गया आपके पास
एल एम जी अपॉन में आई साइन थीटा। ठीक है, सो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हूं, मतलब मैं यहां से डिस्प्लेस जो कर रहा हूं दैट एंगल इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगा। सो यहां से डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन में आई थीटा के। ठीक है, ओके। वेल एंड गुड। टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, आर क्रॉस एफ। तो अगर ये आर है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये आई एल्फा है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये एस एच एम करेगा तो इन दैट केस ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एस एच एम की इक्वेशन के लिए, या फिर सही है, हाँ सही तो है, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम जी एल अपॉन में आई थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो, हाँ एस एच एम की इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से आपके पास दिस इज व्हाट, दिस इज ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन में आई। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना निकल के आ गया, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल। ठीक है, जहां एल क्या है, एल इज डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। अब ये सेम एनालॉजी अब आप किस में फॉलो करोगे, रिजिड बॉडी के अंदर। सो आपके पास जो ऑब्जेक्ट दे रखा है दैट ऑब्जेक्ट इज अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर से पास होती हुई ये एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट आप क्या कर रहे हो, इस सिलेंडर को थोड़ा सा सरकाया और छोड़ दिया। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो हमारे लिए यहां पे जो L होगा वो L ना होके क्या होगा, L/2, पहली चीज। दूसरा, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr² 2 प्लस ml²/12 प्लस ml²/4। ये कैसे आया बताएं, चलिए एक छोटा सा साइड में बता देता हूं कि ये कैसे आता है। अगर मान लो आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं भी दिया होता ना तो आप कैलकुलेट कर लेते। कैसे करते, क्योंकि मुझे इस एक्सिस के पासिंग होने वाली जो भी एक्सिस होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। दिस इज होलो सिलेंडर, सो mr²/2 प्लस ml²/12, तो दिस इज द I1। अब मुझे मेरा सेंटर ऑफ मास भी यही है, सो आई सेंटर ऑफ मास है ये मेरा, इससे पैरेलल डिस्टेंस L/2 पे एक और एक्सिस है दैट इज आई, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, सो आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर, सो m इंटू L/2 का स्क्वायर मतलब ml²/4। सो ये वाली टर्म अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे सो आपका इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। और ये क्या दे रखा है, ये यही तो दे रखा है, mr²/2 प्लस ml²/12 प्लस ml²/4। सो ये आपको थोड़ा आसान कर दिया है इसने, वरना नहीं देना चाहिए, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, सो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपको ये पता है कि आपका सेंटर ऑफ मास इस हिंज पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgl। सो फॉर्मूला क्या था, I/mgl ना, अपॉन में mg/L/2। आई की वैल्यू कितनी है, आई इज ओवर mr²/2 प्लस ml²/12 प्लस ml²/4। सॉल्व कर सकते हो इसको, 2 पाई, m से हम काट दो, नीचे क्या बचा 2/gl इंटू ऊपर क्या बचा आपके पास r²/2 प्लस, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना 12, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 4 नीचे गए 3, सो L²/3। तो इस तरीके से कुछ आपका आंसर आएगा।
तो अगर इसको और सोल्व करना चाहें तो अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर एलसीएम लिया तो यहाँ से आ गया 3r² प्लस 2l² अपॉन में 3g LB। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसके अंदर और कोई कंडीशन दे रखी हो तो उससे आंसर चेंज हो रहा है क्या? जी नहीं। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेना। 3r² प्लस 4l², 3r² प्लस 4l², सब कुछ सही किया था। 3 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कैसे मैच नहीं किया? इसके अंदर कुछ गड़बड़ है क्या? छः 3। आई थिंक अपन ने सब कुछ सही किया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। mgl/2 यहाँ पे भी सही है। हाँ यही होगा आपका आंसर। देख लीजिएगा एक बार कुछ, अगर अपन ने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है तो मेरे को लग तो नहीं रहा है अपन ने कोई मिस्टेक करी है। mgl/2 ये सही है। वेल एंड गुड। एक बार चेक कर लेना है ना। अगर अपन यहाँ पे एलसीएम ले तो कितना रहा है? 2 6 प्लस 1 प्लस और 3। हाँ सही आ रहा है, इसी में कुछ गड़बड़ होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। मेन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए अपने को। चलिए ये एक और अच्छा सवाल है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। देयर इज ए सफिशिएंट फ्रिक्शन सो दैट द स्ट्रिंग डजंट स्लीप ओवर इट। तो हो क्या रहा है? सेम जैसा अभी अपन ने किया ही था एक सवाल, जिसके ऊपर आपने क्या किया, एक साइड से रोप बांध के एक साइड के ऊपर आपने मास पे लटका दिया था। अब आपने दोनों साइड पे मास लटका दिए। तो इन दैट केस आपका मासेस भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि m2 इज ग्रेटर देन m1। तो ये मास नीचे जाएगा, ये मास ऊपर जाएगा, तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग जा रही है इसके ऊपर से, वो अगर स्लिप नहीं कर रही है, वो फिक्स है फ्रिक्शन की वजह से, तो होगा क्या? आपका व्हील भी रोटेट करेगा। तो ये आपका डिस्क है, ये डिस्क भी रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। तो m1 और m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तो इसके अंदर जो टेंशन होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन अलग है, यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी? स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट। तो इस वाले सेक्शन के अंदर T1 टेंशन है, इस वाले सेक्शन के अंदर T2 टेंशन। अब इसको आप क्या करो? डिसोसिएट करो 3 पार्टों के अंदर। सो पहला ये आपका m1 मास, दूसरा ये आपका m2 मास, और तीसरा क्या? ये आपकी डिस्क। क्या बात समझ में आई? सो डिस्क के ऊपर अगर अपन देखें तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं m1 से। सो m1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ T1, m2 की तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ T2, नीचे लग रहा है m1g, इधर लग रहा है m2g, और ये क्या कर रहा है? ऊपर मूव कर रहा है और ये नीचे मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। अब इसके बारे में बात करते हैं। इस पे इधर लग रहा है क्या? T1, इधर क्या लग रहा है? T2, और ये क्या है? यहाँ पे फिक्स है, मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है तो इस फिक्स पोजीशन की वजह से वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक कोई स्क्रू होगा, उस स्क्रू के नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव कर रहा होता तो यहाँ पे भी अपन एक फोर्स इक्वेशन लिखते। तो फिलहाल इसके लिए फोर्स इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है। सो इसके लिए फोर्स इक्वेशन क्या होगी? T1 फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो उसको डोमिनेट करा दो। कौन डोमिनेट कर रहा है? T1। T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो कौन डोमिनेट कर रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे वाला डोमिनेट करेगा, तो m2g माइनस T2 इक्वल्स टू m2a। ये दोनों हो गए। अच्छा, अगर ये फोर्स इसको मूव नहीं करा रहे तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रोटेशन हो रहा होगा। सो ये रोटेशन करवा रहे हैं,
यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर ये टेंडेंसी इसकी क्या है, रोटेशन कराने की है किसी फोर्स की, तो वो क्या क्रिएट कर रहा होगा, यहाँ पे टॉर्क लगा रहा होगा। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यानी T2 की अगर बात करें, ये T2 की बात करें, ये आपका R डिस्टेंस है, तो T2 इंटू आर, तो एंगल कितना 90 डिग्री। तो ये किधर जा रहा होगा, R क्रॉस एफ इनसाइड, सो R इंटू T1। और इधर की बात करें तो R इंटू, ये क्या है T2 है ना, R इंटू T2, और ये क्या है R इंटू T1, ये बाहर की तरफ आ रहा है तो माइनस का R T1। ये किसके बराबर होंगे, आपके I अल्फा के। तो यहां से आपके पास एक और इक्वेशन आई, R ब्रेकेट T2 माइनस T1 इक्वल टू I अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, A अपॉन में R आ गया। तो इस R को यहां से उठा के इधर भेज दोगे तो R स्क्वायर हो गया। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी, और तीसरी इक्वेशन ये बनी। 3 इक्वेशन बन गई, 3 ही आपके पास अननोन है, सोल्व कर लोगे आराम से। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास पहली इक्वेशन है T1 माइनस M1G बराबर M1A। दूसरी इक्वेशन है M2G माइनस T2 बराबर M2A। और तीसरी इक्वेशन क्या है, T2 माइनस T1 बराबर IA अपॉन में R स्क्वायर। अब I को बार बार क्यों लिखना, हमें तो I की वैल्यू पता है सर। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। सो एम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो MA/2। ठीक है जी, क्या करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को अगर जोड़ोगे तो होगा क्या, यहाँ पे T1 माइनस T2 बनेगा, और T1 माइनस T2 की एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को इक्वेशन 3 से पता है। सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करो। सो ऐड करने से क्या हुआ, M2G माइनस T2 प्लस T1 माइनस M1G इक्वल किसके, M1 प्लस M2A के। क्या यहां तक बात समझ में आई। अब यहां से T2 माइनस T1 की वैल्यू आप क्या रखोगे, MA/2। सो M2G माइनस M1G, यहां क्या आएगा, माइनस MA/2 बराबर किसके, M1 प्लस M2 ब्रैकेट A। सो A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, M2 माइनस M1 ब्रैकेट में G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M/2। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला फॉर दिस मूवमेंट। सर M1 किस एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, इस एक्सेलरेशन के साथ, कहाँ ऊपर, और M2 कहाँ जाएगा, नीचे, इस एक्सेलरेशन के साथ। क्या बात समझ में आई, एक बार वापस से देख लीजिए, फटाफट से सारे स्टेप्स वापस से देख लीजिए एक बार। देखिए डन है, बढ़ चले आगे। ओके, एक और अच्छा सवाल, क्या है सवाल समझा देता हूं एक बार। ये आपके पास एक वेज प्लेन है जो कि थीटा एंगल के ऊपर है, इसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक है, और इस घिरनी के साथ इसको क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो रोल कर रही है घिरनी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ इनिशियल के अंदर। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं। A wheel of moment of inertia I and radius R. Initially, the wheel is rotating at a speed of omega in the direction such that the block slides up the plane. Slides up the plane. What would be the deceleration of the block? ठीक है, तो आपको इसका deceleration कैलकुलेट करना है। तो देखो हो क्या रहा होगा, इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन T होगा, और पीछे की तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा, और ये किधर मूव कर रहा होगा, ए डायरेक्ट ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ। तो टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल किसके, एम ए के। और यहाँ पे जो ये व्हील है, इस व्हील के ऊपर इधर की तरफ जो टेंशन लग रहा है टी, उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, इसकी एंगुलर स्पीड कम हो रही होगी। सो अगेन ये रोटेट करा रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क वाली इक्वेशन लगाओ, तो इक्वल्स टू टी इंटू आर इक्वल टू किसके, आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू ए अपॉन में आर, क्योंकि अपन बार बार करते आ रहे हैं तो अपन अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से टी की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, आई ए अपॉन में आर स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो यहाँ से आई ए अपॉन में आर स्क्वायर
माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल किसके, एम ए के। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। आपका जो टी है वो इस डायरेक्शन में है या नहीं है, और यहां पे जो टॉर्क निकल के आ रहा है दैट इज आउटवर्ड, और आपका व्हील किधर घूम रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर। सो यहां पे जो आपका एल्फा होगा, क्या एल्फा इस ओमेगा को अपोज कर रहा होगा, और उस अपोजिशन की वजह से इसका नेगेटिव साइन आएगा। तो यहां पे जो अपन एल्फा पुट कर रहे हैं दैट शुड बी नेगेटिव। सो यहां पे हमारी जो वैल्यू आएगी उसको, वैल्यू को जब अपन पुट करेंगे, सो आई ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एम ए बराबर किसके, एम जी साइन थीटा के। सो यहां से ए निकल के आ रहा है अपना एम जी साइन थीटा अपॉन में एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए, इस टेंशन टी की वजह से क्या ये जो टॉर्क है वो टॉर्क इस एंगुलर अपना जो व्हील है इस व्हील की स्पीड को कम कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस टॉर्क की वजह से जो एक अल्फा आ रहा है दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, जो कि इसका अपोज कर रहा है, जो कि इस व्हील के मोशन का अपोज कर रहा है। सो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू अपन ने क्या करी है, नेगेटिव रखी है। या बट अल्फा ए की डायरेक्शन अपवर्ड, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। Particle is projected at a time t from a point P with a speed v naught at an angle of 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and the direction of the angular speed, angular momentum of the particle about the point P at time t equals to v naught g. काफी लंबा सवाल है, शॉर्ट में समझाता हूँ। प्रोजेक्टाइल हम पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है। आपने क्या किया, एक पार्टिकल है इसको v नॉट वेलोसिटी के साथ फेंका, एट वॉट एंगल, 45 डिग्री के एंगल। तो जब इसको फेंका तो ये क्या करेगा, मूव करेगा इस तरीके से। आपसे सवाल में क्या बोला है कि एट टाइम इक्वल्स टू वी नोट बाई जी, तो पहली चीज इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तब आप इसका पूरा क्वेश्चन को विजुलाइज कर पाएंगे। सो आप अगर वी नोट वेलोसिटी के साथ 45 डिग्री के एंगल पर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कैसे निकालते थे, वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी यहाँ से आ गया अपने पास 2u/y अपॉन में जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी, यानी √2v0/g। ठीक है, सो अगर आप पूरा देखें कि ये यहां से लॉन्च किया और ये नीचे गिरा तो इसके अंदर टाइम लगता है इसको √2v0/g, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, t इक्वल्स टू v0/g टाइम तक, मतलब 1 प्लस 0.414 कितना हो गया। अगर मैं इसका हाफ करूं तो वो कितना होगा, 0.7 समथिंग। तो ये तो है हाफ टाइम, तो हाफ टाइम में तो ये यहां होगा, हाफ टाइम से ज्यादा है तो ये किस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा। तो आपका पार्टिकल है यहां पे। ठीक है, आपको क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से आपको इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी v। अगर मैं vx की बात करूं और vy की बात करूं, तो vx और vy क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे सर, vx इक्वल टू क्या होगा, ux इंटू टी। क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। ux कितना है, v नॉट कॉस 45 इंटू टाइम कितना है, v नॉट बाई जी, यानी कितना हो गया ये v नॉट, ये क्या कर दिया, टी क्यों आएगा, सिर्फ ये रहेगा।
सो एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, तो वो कितना होगा वी नॉट cos 45 यानी वी नॉट बाई रूट टू। ठीक है, डिस्टेंस आ गई थी। अगर मान लीजिए आपसे एक्स डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी आपके पास यू एक्स इंटू टी। कितनी हो गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन में रूट टू जी। तो आपको एक्स डिस्टेंस पता चली गई और यहां से जो एक्स वेलोसिटी की वो पता चली गई। अब बात करते हैं यू वाई की। सो यू वाई क्या होगा, यू वाई वी वाई इक्वल्स टू यू वाई अरे मिट जा भाई माइनस ए वाई टी। तो यू वाई कितना है वी नॉट बाई रूट टू, ए वाई कितना है अपने पास जी, टाइम कितना है आपके पास वी नॉट बाई जी। तो जी से जी कैंसिल, सो यहाँ से आपके पास वी वाई निकल के आया वी नॉट अपॉन में रूट टू ब्रैकेट 1 माइनस रूट टू, यानी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन नेगेटिव है। और यहाँ से भी पता चल ही रहा है कि वी वाई की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि रूट टू ग्रेटर देन होता है 1 से, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अच्छा y अगर मैं पूछूं आपसे y कितना है तो y कितना आएगा एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से यू वाई कितना आपके पास वी नॉट बाई रूट टू इंटू टी की वैल्यू कितनी है आपके पास वी नॉट बाई जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, यानी वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर। सो अगेन ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ रही है वी नॉट स्क्वायर अपॉन में रूट टू जी माइनस वी नॉट स्क्वायर जी, जी से जी कैंसिल हो गया तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू जी। तो अगर एलसीएम लिया दोनों का तो यहाँ से क्या निकल के आई वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू जी ब्रैकेट, यहाँ से अगर रूट टू यहाँ पे माइनस वन, सो वैल्यू आ गई आपके पास y इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू जी ब्रैकेट रूट टू माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं r वेक्टर लिखना चाहूँ और v वेक्टर लिखना चाहूँ तो r वेक्टर आपका क्या हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और x क्या है आपका वी नोट स्क्वायर बाई रूट टू जी, वी नोट स्क्वायर बाई रूट टू जी आई कैप प्लस y कितना है आपका वी नोट स्क्वायर अपॉन में टू जी ब्रैकेट रूट टू माइनस वन जे कैप। सो ये आपके पास r वेक्टर आ गया। अगर v वेक्टर के पूछूं आपको तो v वेक्टर क्या होगा सर, v वेक्टर है अपने पास v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, बस एक स्टेप में आपको पता चल जाएगा। वी एक्स है आपका वी नोट बाई रूट टू, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर आपके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और वी वाई क्या था नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर था, तो वी नोट बाई रूट टू ब्रैकेट 1 माइनस रूट टू जे कैप। और इधर भी लिख देते हैं आर वेक्टर को, आर वेक्टर में से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, वी नोट स्क्वायर बाई रूट टू जी कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा एक्स कैप प्लस 1 माइनस वन बाई रूट टू जे कैप। अगर एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे वाई ले लेते हैं ना। ओके, अब आपसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल्स टू क्या होता है आर क्रॉस पी। तो यहाँ से आपके पास एम आर क्रॉस वी आपको निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपने सीखा ही है, आई कैप जे कैप मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आई से आई का मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये तो मैट्रिक्स वाला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप इससे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करो। सो एक्स का एक्स कैप जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो उससे पहले एक काम करते हैं अपन, जो भी कांस्टेंट है उनको अलग कर देते हैं। तो यहाँ से वी नॉट बाई रूट टू कॉमन ले लिया, यहाँ से वी नॉट स्क्वायर रूट टू जी बाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बन गया एम वी नॉट क्यूब अपॉन में एम वी नॉट क्यूब अपॉन में टू जी, राइट। और अंदर क्या है यहाँ पे आर क्रॉस पी है, सो एक्स कैप प्लस 1 माइनस वन बाई रूट टू वाई कैप क्रॉस आई एक्स कैप
प्लस 1 माइनस रूट टू वाई कैप, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सर? तो यहां से एक्स केप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो क्या देगा 0, एक्स केप वाई केप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो क्या देगा के केप, तो 1 माइनस रूट टू के केप हो गया। वाई केप एक्स केप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा माइनस का के केप, और अंदर क्या है 1 माइनस 1 बाई रूट टू। वाई केप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो क्या देगा 0। तो केप अगर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस रूट टू माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट टू। तो 1 से 1 कैंसल, रूट टू से ये माइनस हुआ तो कितना बचा माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 बाई रूट टू, सो माइनस का 1 बाई रूट टू। तो मेरा फाइनल जो आंसर होगा दैट वुड बी एम वी नॉट क्यूब अपॉन में 2 रूट टू जी के। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछ ले हो तो मैग्नीट्यूड कितना होगा एम वी नॉट क्यूब अपॉन में 2 रूट टू जी। फाइन, क्या बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी इस तरीके से इस सवाल को करना था। ये TIFR का सवाल है। एग्जैक्ट नाम पता तो नहीं है ईयर कौन सा है, बट TIFR का सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है सवाल में, ए सिलेंडर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड थ्रू टू स्ट्रिंग wrapped around at a shown as figure, find the tension in the string and second thing the speed of the cylinder as it falls through a distance h। देखो हो क्या रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, आराम से विजुलाइज कर सकते हो। ये आपका सिलेंड्रिकल पेन है, इस पेन के दोनों सिरों के ऊपर आपने धागे से क्या किया, रोल करके इसको रोल किया है ना, धागे से रोल किया, और दोनों धागों के जो सिरे हैं वो एक ही साइड है। अब इसको क्या किया, इन धागों को आपने सीलिंग से बांध दिया और इसको रोल करके यहाँ तक ले गए। अब आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है। तो छोड़ोगे तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये क्या करेगा, नीचे जाना स्टार्ट होगा, और यहाँ से इसको क्या कर रखा है, अपने धागों से बांध रखा है, तो वो क्या करेंगे, इसको रोल कराएंगे। सो ये रोल करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। सो केस सिनेरियो ये है। अब आपसे पूछा क्या है, पहली चीज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा जब ये रोल करता हुआ नीचे जाएगा। दूसरी चीज द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस h, तो यहां से इसको छोड़ा तो जब ये रोल करता हुआ नीचे पहुंच गया h डिस्टेंस नीचे, उस केस में इसकी स्पीड कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। क्या सिनेरियो समझ में आया सवाल का, सवाल क्या पूछना चाह रहा है आपसे? यस, चलिए फिर देखिए तो होगा क्या, इधर टेंशन T नीचे की तरफ mg है ना, तो ऊपर T नीचे mg, तो होगा क्या, ये नीचे की तरफ मान लीजिए a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखूं तो 2t सॉरी नीचे अगर जा रहा है तो mg माइनस 2t इक्वल किसके होगा, ma के होगा। और दूसरा क्योंकि ये फोर्सेस जो है वो एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर नहीं है, t टेंशन लग रहा है इसके सरकमफ्रेंस पे, mg लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, दोनों अलग अलग दूरी पे है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक रोटेशन टेंडेंसी आएगी, और इस रोटेशन टेंडेंसी की वजह से क्या होगा, आपका ये रोल करेगा। तो दूसरा क्या, टॉर्क। सो अगर मैं सेंटर के ऊपर बैठ गया, सो टेंशन T और टेंशन T दोनों की वजह से टॉर्क लग रहा होगा 2T इंटू आर, और इसकी वजह से क्या कर रहा होगा, ये इस एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ नीचे जा रहा होगा। सो आई एल्फा, एल्फा कितना A अपॉन में आर। यस, तो यहां से अपने पास टेंशन की वैल्यू आ गई कितनी, आई ए अपॉन में आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू पुट करी। सो यहां से आपके पास क्या है, mg माइनस 2ia अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। तो यहां से a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू mg अपॉन में आई अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एम, इज इट 2i अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में प्लस में एम। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। आपसे क्या पूछा, टेंशन, और टेंशन की वैल्यू क्या थी, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आ चुकी है तो टेंशन कितना होगा, आई ए अपॉन में आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं, आई अपॉन में आर स्क्वायर, ए कितना है एम जी अपॉन में 2i प्लस एम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आई एम जी अपॉन में 2i प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू टेंशन टी। तो क्योंकि अगर आपको ये मेंशन कर रखा है कि ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल ही सकते हो आराम से। कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का? वही होता है जो डिस्क का होता है, और डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से अगर आपने पुट करी एम आर स्क्वायर बाई टू, इन दैट केस आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू एम जी अपॉन में किसका, एम आर स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो टू एम आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है एम जी बाई फोर। तो टेंशन इन स्ट्रिंग वुड बी एम जी बाई फोर, राइट। एक चीज बताता हूं, अगर ये टेंशन एग्जैक्टली इस सेंटर के ऊपर ही लग रहा होता तो उस केस में टेंशन कितना होता, 2t बराबर एम जी, टी की वैल्यू कितनी एम जी बाई टू। बट क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है, इसकी सरकमफ्रेंस पे है, तो उसकी वजह से ये रोटेशन मोशन करवाएगा, और उसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कम होगा। कितना कम होगा, आधा लगभग, सो एम जी बाई फोर। एनीवे, अगला सवाल क्या है, द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h। सो h डिस्टेंस अगर ये फॉल करता है तो उस केस में इसकी स्पीड कितनी होगी। सो इनिशियल के अंदर ये रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन कितना है इसका, ये एक्सेलरेशन अपन ने निकाला नहीं, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू पुट करिए एम आर स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से हो गया m, यहाँ से m, यहाँ से m, तो यहाँ से कितना आ गया g बाई टू। डन। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, सो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सो v स्क्वायर बराबर कितना होगा, टू इंटू एक्सेलरेशन कितना g बाई टू, एस कितना h। ठीक है, तो यहाँ से टू कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ गई अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ जी एच। चलिए, मे बी इन्होंने सिलेंडर को होलो कंसिडर किया होगा, शायद, हो सकता है। देख लेते हैं, अपन ने इसको क्या किया है, सॉलिड किया है, तो इसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा था। जब मैंने इसके ऑप्शन देखे थे तो उस समय इसके ऑप्शन थोड़े अलग थे। मे बी उन्होंने कंसिडर किया होगा इसको होलो, इस वजह से उनका आंसर थोड़ा थ्री समथिंग आ रहा था। अपना आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, और वो किसकी वजह से आ रहा होगा, क्योंकि अपन ने इसको उस तरीके से कंसिडर किया, क्या अपन ने इसको सॉलिड कंसिडर किया। बट एनीवे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। ओके, तो अपने पास समय की समाप्ति तो नहीं हुई अभी तक, है समय। चलिए मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको, फिर उसके बाद में इस सवाल को भी कराते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, पीएफआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो, आज अपन क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों चीजों को समझते हैं। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के पास होती हुई किसी एक्सिस के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, इन दैट केस उसको क्या बोलते हैं अपन, घूम रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रोटेशन बोलते हैं। अब अगर इन दोनों मोशंस को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है, जैसे आपका गाड़ी का टायर, आपकी साइकिल का टायर, तो ये क्या कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं और साथ के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। इन दैट केस अपन इनको क्या बोलते हैं, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अब इसके अंदर भी तीन केसेस होते हैं। क्या हो सकता है कि आपका रोटेशन ज्यादा हो और ट्रांसलेशन कम हो, या फिर ट्रांसलेशन ज्यादा हो रोटेशन कम हो, या फिर दोनों इक्वल हो। तो इस तरीके से तीन सिनेरियो बनते हैं आपके। और अगर आपके जो व्हील घूम रहा है उसका बॉटम पॉइंट की स्पीड, रोटेशनल स्पीड और ट्रांसलेशन स्पीड दोनों बराबर हो जाती है, इन दैट केस अपन उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है एक्चुअल में। सो अगर जैसा अपन ने इस एग्जांपल को किया ही था कि अगर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग से बांध के एक बॉल को या फिर एक सिलेंडर को या फिर एक रिंग को छोड़ते हो, तो होगा क्या, ये रिंग मोशन करेगी नीचे की तरफ, और होगा क्या, साथ के साथ ये रोल करती हुई भी जाएगी।
सो ये कैसा मोशन हो गया, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे, पहली चीज टेंशन, दूसरा क्या, इसके ऊपर जो लग रहा है वेट। तो होगा क्या, अगर ये पॉइंट जैसा कि मैंने बताया अभी लास्ट एग्जांपल के अंदर, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होता, इन दैट केस क्या होता, इसके अंदर रोटेशन की टेंडेंसी खत्म हो जाती। तो ये सिर्फ क्या करता, ट्रांसलेशन मोशन, जैसा कि अपन करते आ रहे हैं न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के अपन ने बहुत सारे सवाल किए थे, जिसके अंदर अपन ने क्या किया था, एक बॉल को छोड़ा, तो बॉल को छोड़ा या फिर आपके पास क्या करा, पुली के साथ मास को जोड़ रखा है, तो टेंशन टी लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है फोर्सेस की, इन दैट केस आपका मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशन। बट अगर फोर्सेस की लाइन ऑफ मोशन डिफरेंट है, तो ये वाला इधर ले जाएगा, ये वाला ऊपर ले जाएगा, दोनों क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। क्यों, क्योंकि रिजिड बॉडी है। अगर ये क्या होता है, इसके अंदर अगर शेयर फोर्स आ सकता, इन दैट केस क्या होता है, ये उसी की जगह पे रहता, मूव नहीं करता, रोटेट नहीं करता। बट क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिजिड बॉडी है, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई। चलिए, तो रोलिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपके पास दो टाइप के होते हैं, प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन। तो दोनों सिनेरियो को समझते हैं। सो प्योर रोटेशन का मतलब क्या है कि आपका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे रहेगा, बट इसके सेंटर ऑफ मास के साथ जो कनेक्टेड जो पॉइंट्स है, मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब क्या करेंगे, रोल कर रहे होंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इसकी रेडियस क्या है, आर है। इन दैट केस अगर इस ए पॉइंट की बात करूं, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वी बराबर ओमेगा आर, तो ये कितना होगा, ओमेगा आर। एफ पॉइंट की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। ओ पॉइंट की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी, ओमेगा आर। इसकी किधर होगी, इधर होगी, ओमेगा आर। अगर इसके अंदर किसी पॉइंट पे ध्यान दूं, तो अगर मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो यहां से बी की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा स्मॉल आर। डी की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा स्मॉल आर, है ना। तो इस तरीके से प्योर रोटेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट पॉइंट्स की वेलोसिटी अपन इस तरीके से देख सकते हैं। दिस इज प्योर रोटेशन। अब बात करते हैं प्योर ट्रांसलेशन। सो प्योर ट्रांसलेशन में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास आपका मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ। सो ए पॉइंट भी कैसे कर रहा होगा, वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। बी पॉइंट भी कैसे कर रहा होगा, वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहेगा। जी भी कर रहा है, एफ भी कर रहा है, डी भी कर रहा है और ई भी कर रहा है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन। इन दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज किया तो क्या हुआ, आपके पास क्या आया, रोटेशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो देखिएगा, अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए, तो अगर मैं ग्रीन कलर से सिर्फ ट्रांसलेशन को अगर ड्रॉ करूं, सो दिस इज वी, 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 दिस इज वी एंड दिस इज वी। ठीक है, अब रेड कलर से मैं कौन सा रोटेशन वाला पार्ट ड्रॉ करता हूं। तो अगर ये मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है, तो यहां पे क्या होगी वेलोसिटी, ओमेगा आर। यहां पे किधर होगी, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा आर। यहां पे किधर होगी, इस डायरेक्शन के अंदर ओमेगा आर। यहां पे ओमेगा आर, और यहां पे अगर बात करें तो ओमेगा स्मॉल आर। यहां पे ओमेगा स्मॉल आर, है ना। तो अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन के अंदर अगर अपन देखें, दोनों को मर्ज कर दें, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। तो अगर यहाँ पे नेट वेलोसिटी देखो तो वो इधर जा रही है, नेट वेलोसिटी इधर ही जा रही है, नेट वेलोसिटी इधर जा रही है, नेट वेलोसिटी पता नहीं किधर जा रही है। अब इसके ऊपर डोमिनेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि कौन सा डोमिनेंट है। सो अगर अगर यहाँ से अपने पास तीन केसेस बनते हैं, 1 2 और 3। शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ बिल्कुल, है ना, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे तीन केसेस बन सकते हैं, या तो वी सेंटर ऑफ मास इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, या वी सेंटर ऑफ मास लेस देन ओमेगा आर, या वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, बाकी केसेस के बारे में छोड़ो। यहाँ तो ये पता चल रहा है कि ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पता चल रहा है कि ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ भी पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे अपन श्योर नहीं है कौन डोमिनेट कर रहा है, उस हिसाब से अपन उस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन को एक नाम देंगे। तो आप बात करते हैं अब इसके अंदर नाम के अंदर क्या होगा सर। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर, यानी टायर घूम कम स्पीड से रहा है, बट इसके मोशन की ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा है, तो ऐसा कब देखने को मिलता है आपको, थोड़ा सोचिए। जब आपने
तेज चलती हुई गाड़ी के अंदर ब्रेक मारना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या, मोमेंटम की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो आगे जाना स्टार्ट करेगा, वो तो आगे जाता ही रहेगा। तो इसका मतलब इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी ज़्यादा है, टायरों के नीचे वाली बात करते हैं तो। बट क्योंकि आपके पास ब्रेक सिस्टम है, तो ब्रेक सिस्टम से आप टायर का घूमना कंट्रोल कर सकते हो, बट इसकी स्पीड तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इनिशियल से आ रही है, तो भागती हुई आ रही है गाड़ी। बट आपने क्या किया, गियर सिस्टम से फटाफट से टायर की स्पीड कम कर दी। तो स्पीड कम कर दी मतलब ओमेगा आर कम कर दिया, मतलब वी अभी भी है। तो ये होगा क्या, क्या ये स्किड करेगी, क्या आपकी गाड़ी स्किड करेगी, ड्रिफ्ट मारेगी, नहीं मारेगी? ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपका ओमेगा आर बहुत तेज है, मतलब आपकी गाड़ी रुकी हुई है, फटाफट से, आपने देखा होगा कार के अंदर जब रेसिंग वगैरह होती है, तेजी से एक्सीलेटर दबाते हैं, तेजी से एक्सीलेटर दबाने से क्या होता है, टायर का स्पीड बहुत तेज, बट क्योंकि वो तो रेस्ट पे है, उसको मोशन में आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो वो क्या होगी, वो जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी क्या है, रेस्ट पे रहना चाह रहा है, मतलब उसके अंदर मोशन अभी भी बहुत कम है। बट उसके टायरों को तो आपने तेज घुमा दिया क्योंकि आपके पास इंजन ही बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सीसी का है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगेन स्किडिंग। बट सर ये दोनों स्किडिंग है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ये कैसी स्किडिंग है, फॉरवर्ड स्किडिंग, और ये कैसी स्किडिंग है, बैकवर्ड स्किडिंग। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर अगर ये दोनों बराबर हो गए तो उस केस में क्या होगा, दैट केस इज नोन एज प्योर रोलिंग। और इसी के आपके बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल होंगे, जिन प्यारे प्यारे सवालों को अपन अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, बहुत ही अच्छा होगा कि अपन ये पूरा टॉपिक एक ब्रीफ के अंदर मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसा करते हैं, इस वाले सवाल को आप एज अ होमवर्क लीजिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए सवाल मैं समझा देता हूँ आपको। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस, और एक हिंट भी दे दूंगा है ना, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर ऑफ मास एम इज स्पिन्ड टू एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। तो ये आपके पास डिस्क है, तो जनरली ये कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ होती है, ये वाला पूरा मैकेनिज्म कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आगे हो क्या रहा है कि ये जो डिस्क है वो ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड के साथ स्पिन कर रही है इन इट्स ऑन प्लेन अबाउट इट्स सेंटर एंड देन प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आपने क्या किया, डिस्क को घूमती हुई आपकी जो प्लेट है वो घूम रही है, डिस्क घूम रही है, आपने क्या किया, अब इसको रफ सरफेस के कॉन्टेक्ट में लाना स्टार्ट किया। तो जैसे आप रफ सरफेस के कॉन्टेक्ट में लाना स्टार्ट करोगे तो अगर ये घूम रही है तो होगा क्या, फ्रिक्शन की वजह से ये क्या करना हो जाएगी, रुकना स्टार्ट हो जाएगी। सो वही सिनेरियो है। तो डिस्क इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल अपन इसको लेके आ रहे हैं और नीचे रख दे रहे हैं, तो होगा क्या, इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट होगी, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द सरफेस इज म्यू, देन हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर डिस्क टू कम टू स्टॉप। ये ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर काम आने वाली चीज है। तो होगा क्या, ये ड्रम्स होते हैं, ये ड्रम्स क्या होते हैं, ये कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से क्या होना था, ये रुकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो सर्कुलर ब्रेक्स जो होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, इस फ्रिक्शन की वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा रुकना। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आखिर कितना टाइम लगेगा इसको रुकने में। तो एक हिंट देता हूँ, आप इसको करिएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। सो बेसिकली होगा क्या, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दैट फोर्स एफ फ्रिक्शन विल चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम कितना था, आई ओमेगा नोट, फाइनल में कितना हो गया, 0। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा आई ओमेगा नोट से 0 की तरफ। तो कैसे कर सकते हैं, टॉ बराबर क्या होता है, dl बाई डी टी। सो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉ डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी, टॉ डी टी, और डेल्टा एल है कितना, एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना, पहले मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था, अब कितना हो गया, 0। तो डेल्टा एल तो कितना है आपके पास, आई ओमेगा नोट, आपको टॉ डीटा निकालना है। सो टॉर्क क्या होगा, क्या ये कांस्टेंट है पूरे के लिए, नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस के ऊपर जाते जाओगे, क्योंकि स्पीड डिफरेंस हो रही है, स्पीड डिफरेंट है, हर एक पॉइंट के ऊपर स्पीड डिफरेंट है, लीनियर स्पीड डिफरेंट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका टॉर्क होगा वो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क नेट आपको निकालना पड़ेगा डी टॉ,
तो ये कैसे निकालना है आपको इसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और इसके असाइनमेंट मैं अपलोड करूँ क्या, मतलब मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल तो यहीं करा दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द सवाल मेरे को ही कराने पड़ेंगे। ठीक है, बट ठीक है, मैं समय निकाल के थोड़ा इनके असाइनमेंट भी ढूंढता हूँ आपके लिए और उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं, आपकी ये पहली क्लास है, तो इससे पहले ही बहुत सारे सेशन हो चुके हैं, तो आप उनको भी देखना स्टार्ट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे असाइनमेंट आपको मिलेंगे। कहाँ मिलते हैं? चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइव लिंक है। ड्राइव लिंक के अंदर सारे असाइनमेंट और उनके सॉल्यूशन पड़े। ठीक है, जो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उस हिसाब से आ रहे हैं, सारों के अभी तक हुए नहीं है, धीरे धीरे मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, टाटा, बाय बाय।